हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन सेटलमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जो हाउसेस जो बनाए जाते हैं उनको कौन से जगह के हिसाब से किस जो कंडीशंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनके हिसाब से बनाया जाता है। तो हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे हाउसेस से, जैसे कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे स्लिट हाउसेस बनते हैं, बंजारास जो है टेंट हाउसेस, और जो ठंड जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ इग्लू बनाया जाता है। तो वैसे ही रूरल एरियाज जो रूरल सेटलमेंट्स है उसके बारे में हमने देखा था। रूरल सेटलमेंट कैसे कैसे होते हैं, हैमलेट बेस होता है, डिस्पर्स्ड होता है, तो अलग अलग वेराइटीज हमने देखी और इनका मॉडल क्या क्या होता है, लीनियर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, रेडियल, ये सारा चीज़ें हमने इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें देखा था। अब हमको देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें रूरल सेटलमेंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो नेचुरल फीचर्स लाइक शेप ऑफ द लैंड, क्लाइमेट, डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ड्रेनेज सिस्टम, ग्राउंड वाटर लेवल एक्सेट्रा affect the distance between the dwellings and their farms. In the dry regions of Rajasthan, the availability of water is a deciding factor in the settlement. So the houses there are centered around a pond or a well. तो नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारा जो प्राकृतिक जो एनवायरमेंट है उसका हम बोल रहे हैं। तो कुछ जैसे कि शेप क्या होता है उस लैंड का, जैसे फ्लैट लैंड है वहाँ पे अलग तरीके के घर बनते हैं, रूरल सेटलमेंट्स होते हैं। वैसे ही क्लाइमेट कैसा होता है, डायरेक्शन कैसी है, स्लोप जो ढलान है कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, तो उसके हिसाब से सारे जो हाउसेस है उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका जो कितना घर एक जगह पे है वो डिपेंड होता है। तो ये जो ड्वेलिंग्स है, ड्वेलिंग्स मतलब ये जो घर है, छोटे छोटे जो घरौंदे बन रहे हैं, तो इनका फॉर्म जो है, जैसे कि हमने ऊपर जो फॉर्म्स डिस्कस किए वो इन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई सूखा एरिया है राजस्थान का, वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो डिसाइड करता है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है लोग वहीं पे बसते हैं और उसी एरिया के आसपास में ही जो है घर बसे जाते हैं। उसके बाद कास्ट और कल्चर फैक्टर्स, तो ये बहुत ही पुराना फैक्टर है जहाँ पे कास्टिज्म के कारण और जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसके कारण जो है ये अलग अलग जो है ड्वेलिंग्स जो है वो होते हैं। तो कास्टिज्म और कम्युनिटी अफिलिएशंस अफेक्ट द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। तो कास्टिज्म और जो कम्युनिटी जो है उसके कारण भी जो सेटलमेंट्स है उनके तरीके बदलते हैं। तो इट इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया दैट मेन लैंड होल्डिंग्स कास्ट reside in the center of the village and the caste that provide other necessary service reside at the periphery of the village। तो ये हमारे इंडिया में बहुत समय से प्रचलित है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता से चलती आ रही है। जो मेन लोग हैं, जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, गौठिया लोग हैं, तो उनका घर एक जगह पे होता है और जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मोची, धोबी, ये सारे जो हैं विलेजेस के अलग अलग फेरी मतलब अलग अलग लोकेशन, छोटे छोटे लोकेशन थोड़ी सी दूर में ये होते हैं। तो ये है सोशल सेपरेशन और ये है, इससे भी जो सेटलमेंट्स है वो ब्रेक होता है स्मॉल यूनिट में। उसके बाद हमको जानना है नेशनल हाउसिंग पॉलिसीज का। तो देखिए, घर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम रहते हैं, एक बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ है आज की डेट में कि हर किसी के पास एक घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो फुटपाथ पे ना रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत ही इस तरीके के स्कीम्स लेके आती है ताकि हर किसी को घर मिल सके। तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर की गई थी 1988 में, और इसका गोल क्या था कि जो लोगों के पास जो घर रहने की घर की जो कमी है और इनोवेटिव हाउसिंग सिस्टम, मतलब घर जो है वो जिसकी कमी है उसको हम पूरा कर सके, ताकि जो लोग यहाँ हैं हमारे कंट्री में, जो लोग हैं उनको उनकी जो ज़रूरत है, ये बेसिक एमिनिटीज़ में आता है, तो ये पूरी हो सके। इन दिस कंटेक्स्ट और इस कंटेक्स्ट में इंदिरा आवास स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया ताकि लोगों को घर मिल सके। जो लो पॉवर्टी वाले लाइन वाले जो लोग हैं, बीपीएल के जो लोग हैं, उनको घर मिल सके। तो इन एडिशन टू द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, फैमिलीज ऑफ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन एंड मेंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस किल्ड इन एनकाउंटर वे आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। तो इसमें बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया गया, और साथ ही साथ में जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल है, जो मिलिट्री में थे, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो पैरामिलिट्री फोर्स में जिनके भी घर के जो लोग हैं, ठीक है, वो
किसी एनकाउंटर में या किसी तरीके के जो मिशन है उसमें ख़त्म हो गए, उनको भी इसमें इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। तो 3% हाउसेस इन दिस स्कीम आर रिजर्व फॉर फिजिकली और मेंटली चार्ज पीपल, और इसी में ही 3% हाउसेस जो हैं वो फिजिकली और मेंटली चार्ज, फिजिकली मतलब उनका कोई डिसेबिलिटी है, मतलब हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो थोड़ा सा दिमागी रूप से क्या है, थोड़े से कम विकसित है। जैसे स्कीम, ये जो स्कीम है इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो होती है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब इस स्कीम को देख रेख करती है। लोग इनके पास आते हैं और लोग ये लोगों के पास जाते हैं कि इनको घर चाहिए, उसके हिसाब से फिर ये होता है। और इसके एजेंसी के द्वारा तो हो जाती है, लेकिन जिला परिषद इंदिरा आवास योजना इसका देखरेख करता है। और इसके साथ साथ जो इंदिरा आवास योजना, आवास अटल योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, ये भी काफ़ी सारे जो स्कीम्स है वो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद हमको अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में देखना है। तो जो डेवलपमेंट है सिटीज़ का, ये एक स्मॉल सेटलमेंट के तौर पे चालू होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे क्या होते जाता है, एक टाउन का शेप ले लेता है, उसके बाद मार्केट टाउन, सिटी, मेट्रोपोलिटन सिटी और मेगा मेट्रोपोलिस। सो धीरे धीरे जो बढ़ते जो है इसकी तादाद, इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ने लगती है, सेटलमेंट्स बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ग्रोथ होते होते एक सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, मेगा मेट्रोपोलिस होता है। तो ग्रोथ जो है सिटी का वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, इन्फेंसी जैसे कि हमारा ग्रोथ होता है, हम बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के बाद हम, इन्फेंसी मतलब क्या होता है, जब हम क्रॉल करना सीखते हैं, एक छोटे से होते हैं, उसके बाद हम बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम एक यंग एज में आते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, तो इस तरीके का। तो सबसे पहले इन्फेंसी होती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, कुछ घर होते हैं, कुछ शॉप्स होते हैं और 2-4 अच्छे रोड होते हैं और एटमॉस्फेयर जो है ग्रामीण क्षेत्र जैसा होता है। उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आता है। इस स्टेज में क्या होता है, कमर्शियल एरियाज डेवलप होते हैं एक सेंट्रल पार्ट में, मतलब सिटी का जो भी, मतलब यहाँ पे सिटी है उसका सेंट्रल पार्ट में एक कमर्शियल एरिया डेवलप होता है, जहाँ अलग अलग, जैसे कि आप बड़ी सिटीज में देखेंगे तो कुछ पारा होते हैं ना, पारा बोलते हैं, जैसे बढ़ई पारा बोल दिया गया, सोनार पारा हो गया बोलते हैं। तो एक ही लाइन में सारी जो है सोनार की दुकानें होती है, बड़ी बड़ी सिटीज में होती है। अगर रायपुर में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो जैसे कि एक ही सदर लाइन बोलते हैं, तो एक ही लाइन में क्या है, वहाँ पे सोने चांदी की जो दुकानें हैं, बढ़ई पारा बोलेंगे तो वहाँ पे पूरी लकड़ी के फर्नीचर वाले दुकान है। एमजी रोड बोलेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो लोहे वगैरह की वो सब दुकान मिलेगी आपको, जैसे सॉरी। तो अलग अलग लोकेशन पे हमको अलग अलग, तो ये स्टेज में क्या है, कमर्शियल एरिया डेवलप होता है सेंट्रल पार्ट में, और रेसिडेंशियल हाउसेस और शॉप्स भी बनते जाते हैं। फिर एडोलेंस स्टेज में आता है। तो इन स्टेज में क्या है, रोड्स बनते हैं, लेन्स बनते हैं, ट्रॉफ्स डेवलप होते हैं, रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया भी अंडर डेवलपमेंट होता है और पॉपुलेशन भी बढ़ने लग जाता है। उसके बाद मेच्योरिटी की स्टेट में क्या होता है, जो रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया है सिटी का वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इन स्टेट में रेसिडेंशियल एरिया जो है उसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी इमारतें होती हैं और पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता है। मिडिल एज में क्या होता है, जो सिटी का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता है और इस स्टेज में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो सिटी का वो सारा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं तो रायपुर सिटी में ये सारी चीज़ें अलग है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बोलेंगे तो सिलतरा, उरला, और रेसिडेंशियल एरिया जैसे चौबे कॉलोनी, ये सब रेसिडेंशियल एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज अगर हम बोलेंगे तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पूरा जो है नया रायपुर में शिफ्ट हो गया है। कमर्शियल आप देखेंगे तो गोल चौक वाला जो एरिया, जयस्तंभ के अराउंड जो एरिया है वो कमर्शियल एरिया है। और ओल्ड एज में क्या होता है, इस स्टेज में सिटी का ग्रोथ हो चुका होता है और एकदम कंप्लीटली क्लॉक्ड हो जाता है। अब जो है सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट होगा, लेकिन सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है। तो समरकंद, कॉन्स्टेपोल, मुल्तान, भुकरा, ये एग्जांपल है इन सिटीज़ के। अब टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो हैमलेट का होगा जैसे 50 to 100, विलेज 100 to 5000 पीपल, टाउन 5000 तो इसके हिसाब से जो ये पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड करता है। जैसे कि
विलेज और हैमलेट में सरपंच पंच वाला रहेगा, टाउन को हम नगर पालिका नगर पार्षद में ऐसे वो करते हैं, फिर सिटी आता है, मेट्रोपोलिस आता है। तो सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जो भी सिटीज का ग्रोथ हो रहा है ये जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से हो रहा है। तो एंशिएंट टाइम्स में सिटीज जो है एक फॉर्म जो ट्रेडिंग सेंटर्स है उसके फॉर्म में डेवलप होते थे। तो ऑल जो सिटीज है वो विलेज के इनिशियल स्टेट में ही डेवलप होना स्टार्ट हुए थे और उसके बाद जो है बड़ी सिटीज में डेवलप हो जाते हैं। तो सेटलमेंट यूनिट जो है विलेज और गांव का ये क्या कहा जाता है, टाउन कहा जाता है। जो विलेज है विलेज और सिटी के बीच में है, विलेज भी नहीं बोल सकते हम, सिटी भी नहीं बोल सकते, इसे हम टाउन को कहते हैं। तो सिटीज लाइक फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होती है और ये जो टाउन्स हैं ये अब सिटीज के एक टाइम के बाद सिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो सेटलमेंट है इसे क्या कहा जाता है, अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है, जहाँ पे एक्टिविटीज जो है वहाँ पे क्या हो रही है, मैन मेड गुड्स जो है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रिडोमिनेंट है और लोग जो है अलग अलग वर्क्स पे एंगेज है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, गवर्नेंस, ये सारी जो एक्टिविटीज है उसमें एंगेज है, इसे अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है। तो फैक्टर जैसे इन्फ्लुएंसिंग क्या इन्फ्लुएंस करता है अर्बन सेटलमेंट को, जैसे कि रूरल को था वैसे ही कुछ कुछ अर्बन का भी है। तो सबसे पहले क्लाइमेट, तो पीपल लाइक टू लिव इन अ प्लेस विद टेम्परेट एंड हेल्दी क्लाइमेट इन कंपैरिजन विद द कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैव डेंस पॉपुलेशन। तो अगर हम देखें तो जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है, हेल्दी क्लाइमेट है, सुकून भरा क्लाइमेट है, लोग वहीं जाके ज़्यादा बसना चालू करेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें जो कोल्ड पहाड़ी वाला एरिया, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, बड़ी सिटीज़ नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, हार्श है, सेटलमेंट बनाना भी मुश्किल होता है, घर ज़्यादा बनाना भी मुश्किल होता है। तो जो ट्रॉपिकल और क्लाइमेट वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन घनी होती है, डेंस होता है। तो सम ऑफ द फेमस प्रॉस्पेरस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन टेम्परेट एंड कोल्ड। तो हम अगर देखें तो जो बड़ी बड़ी सिटीज है पूरे विश्व में कहाँ पे लोकेटेड है, इस तरीके का जहाँ पे क्लाइमेट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो जैसे कि टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, शंघाई हो गया, लॉस, ये सारे बड़ी सिटीज के नाम है। उसके बाद लैंडफॉर्म, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा सेटलमेंट उस जगह पे होते हैं जहाँ पे सरफेस एरिया जो है, लैंड जो है वो प्लेन होता है, सॉइल जहाँ पे फर्टाइल होता है। तो जो प्लेन सरफेस होता है वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, फैक्ट्रीज, ये सब बनाना बहुत इजी होता है। इसलिए जैसे कि बड़ी बड़ी जो सिटीज है वो उसी एरियाज में होती है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो प्लेन सरफेस में, जैसे कि अगर बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे आगरा है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, तो ये सारे जो है प्लेन एरियाज पे लोकेटेड है। अगर हम लद्दाख बोले तो क्या लद्दाख कोई एकदम बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सिटी है? नहीं, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। उसके बाद मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस, और जहाँ पे मिनरल्स फाउंड होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली सिटीज़ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मिनरल एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, तो वो सिटीज़ भी जो है उनका अस्तित्व थोड़ा खत्म होने लग जाता है, लोग उस जगह को छोड़ के जाने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं एक घोस्ट सिटीज बन जाता है, या तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत एक उजड़ा हुआ शहर बन जाता है। तो ये होता है जब बहुत सारी फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी जो है, फैक्ट्रीज चेंज होती है, टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, तो उसके कारण भी ये चेंजेस आने लग जाते हैं। उसके बाद वाटर सप्लाई सोर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एंशिएंट टाइम से देखेंगे, अगर हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से देखेंगे तो सिटीज वहीं पे डेवलप हुई हैं जहाँ पे पानी की सुविधा हमको मिली है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे, जो सिंधु रिवर के बाजू में वो डेवलप हुई है। तो इस तरीके का जो भी सेटलमेंट है वो पानी के स्रोत के पास में ही डेवलप होता है। अगर हम देखें डोमेस्टिक यूज़ के साथ साथ जो वाटर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी सिटीज़ जैसे कि लंदन है वो रिवर टेम्स के अलॉन्ग है। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क, हुडसन, शिकागो मिचिगन रिवर के पास में है, मॉस्को मोस्कावा रिवर, दिल्ली जो है यमुना रिवर के पास में, इलाहाबाद जो है हावड़ा ठीक है, दिल्ली के पास दिल्ली जो है यमुना रिवर के पास में है, और इलाहाबाद भी, ठीक है। वैसे ही हावड़ा, कानपुर, ये सब रिवर गंगा के पास में है। तो हम ये जान लिए कि रिवर्स का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर सप्लाई का। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, तो जितना कन्वीनियंस हमको, कन्वीनियंस मतलब आने जाने की सुविधा ईजी हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप मतलब काम का रिलेशनशिप बहुत ईजी हो जाता है, व्यापार का रिलेशनशिप बहुत ईजी हो जाता है। तो जहाँ पे दो रोड्स मीट
करती हैं, अर्बन सेटलमेंट जो है वही फॉर्म होता है। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट जो है एक ग्रोथ जो है सिटी के उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती है उसके पास में सिटीज़ भी बढ़ती है और धीरे धीरे वो सिटीज़ बड़ी सिटीज़ का रोल ले लेती है, जैसे कि ब्रिंघम एंड लिवरपूल जो है ग्रेट ब्रिटेन में, टाटा नगर, राउरकेला, भिलाई जो है इंडिया में। और उसके बाद जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, कहाँ जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है सिटीज़ का बहुत रैपिडली होता है। तो कैपिटल जरूरी है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, लाइटिंग के लिए, और वैसे ही स्किल्ड लेबर और लोग भी वहाँ पे होने चाहिए जिनके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कैपेसिबिलिटीज़ हो, ताकि वो वहाँ जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, एक्सप्लॉइट कर सके, यूज़ कर सके। उसके बाद है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स जो है वो एक फाउंडेशन है फ्राइट ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का। तो इससे क्या होता है, कमर्शियल सिटीज़ जो है बहुत ईजिली डेवलप होती हैं। तो ऐसे सिटीज़ जहाँ पे होती है जहाँ पे रूरल एरियाज जो है नियर रोड्स और रेलवे टैक्स में हो, मीटिंग प्लेस ऑफ प्लेन हिल्स और फॉरेस्ट में हो, और मीटिंग प्लेस ऑफ मेजर रोड, सो यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स इजीली हो जाता है। उसके बाद अर्बनाइजेशन इन इंडिया और उसके प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन अगर हम देखें तो शहरीकरण में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। शहरीकरण में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम देखते हैं कि शहरीकरण तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। अब अर्बनाइजेशन होता है तो बहुत सारे लोग जो है उसी सिटीज़ में जाके बसने की कोशिश करते हैं, तो इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है और इससे झुग्गी बस्तियाँ जो स्लम एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। The urban population in India increased rapidly after independence with all round clock of development in the country। तो हमने ये देखा कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज कॉस्ड बाय लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस, टू मच प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लोग जो है जहाँ पे बड़ा शहर बनता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं, गांव से शहर की तरफ आने लग जाते हैं रोजगार की खोज में। तो वहाँ पे गांव में जो है रोजगार की कमी होती है। एग्रीकल्चर, खेती ही एक जरिया होता है लाइवलीहुड का, और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो फॉल हो जाता है कई बार एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेचुरल क्लाइमेटीज़ के कारण जो है वो कई बार उतनी अच्छी उपज नहीं दे पाती है, फेल हो जाती है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है गाँव में वो कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी इंसान क्या करता है, शहरों की तरफ दौड़ता है, वहाँ बसने की कोशिश करता है। तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, हाई वेजेस मिले उनको, जो रोजगार है, ठीक है, उसमें जो डेली वेज मिलता है वो बढ़ा हुआ मिले, और जो ग्लैमरस लाइफ है सिटीज़ के लिए उसके लिए भी। और इस टेंडेंसी के कारण लार्ज स्केल माइग्रेशन हो जाता है शहरों में, ठीक है, गांव से शहरों में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। तो मेन कॉज जो है एयर पोल्यूशन का सिटीज़ में वो है टॉक्सिक केमिकल जो कि व्हीकल से निकलता है, और इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट्स हैं वहाँ से वो भी जो भी वेस्ट है उसको वो डायरेक्टली बाहर डंप कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और ये जो टॉक्सिक्स निकल रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर हम लोग फिर से और देखें, सिमिलरली मतलब वैसे ही हम लोग देखें कि अर्बनाइजेशन जो है वो वाटर सप्लाई और इसके सोर्सेस को भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, रेन वाटर जो है, ठीक है, हर जगह पक्की ज़मीन हो गई है, पक्का मकान बन गया है, और हर जगह जो है पक्की रोड बन गई है। तो इससे क्या हो रहा है, जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में जो है ज़मीन में नीचे सीप नहीं हो पाता। सीप मतलब वो सोख नहीं पाता, ग्राउंड जो है उसको सोख कहाँ पर कर पाएंगे। अगर पक्की ज़मीन है, पक्का आपका फ्लोरिंग है, तो उसमें आप पानी डालोगे तो अंदर जाएगा क्या, सीप हो जाएगा क्या, सोख लेगा क्या, नहीं होगा। तो इससे भी जो ग्राउंड वाटर के जो लेवल्स है वो क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। उसके बाद जो है वेस्ट वाटर जो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट से वो क्या कर दिया जाता है नदियों में, और जो छोटे नाले हैं उनमें वो कर दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो वाटर हो जाता है रिवर का वो क्या हो जाता है,
अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना, मतलब सही नहीं रहता, पीने के लिए हानिकारक हो जाता है। तो यमुना रिवर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, तो ये एक बिग नाला, एक ड्रेन बन चुका है जो दिल्ली के पास में, रिवर से बदल के वो नाला में बदल चुका है, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हद तक जाता है। वैसे ही जो लेदर फैक्ट्रीज है कानपुर में उन्होंने क्या किया है, जो गंगा का जो पानी है उसको अनफिट कर दिया है ह्यूमन यूज़ के लिए। अगर हम सेम वे में देखें तो नॉइस पोल्यूशन जो है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका जो कि एक लेवल पर 70 to 80 डेसिबल तक पहुंच चुका है, जो कि सीरियस हजार्ड है, जिससे बहुत ज़्यादा हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हाउसिंग प्रॉब्लम, अब वेरियस सिटीज़ में, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, बिग सिटीज़ में है, तो मेजर पॉपुलेशन जो है जो लिव्स में, वो कहाँ रहता है, झुग्गी बस्तियों में। जो ह्यूमन्स जो है स्लम्स इन मेक फिट हटमेंट, तो छोटे छोटे झुग्गियों में, बस्तियों में, ठीक है, छोटे छोटे घरों में वो रहते हैं। एक घर में 8 से 10 लोग रहते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, आजकल यूट्यूब वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह में भी इस तरीके की स्टोरीज बहुत ज़्यादा आने लग गई है। तो यहाँ पे जो ये स्लम हटमेंट्स में जो रहते हैं, स्लम हटमेंट मतलब छोटे छोटे झुग्गी बस्तियों में जो रहते हैं, वो पुअर क्लास के जो रूरल लोग हैं, जो वहाँ से आके बसे हुए हैं, जो शहर गाँव ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं ताकि वो वहाँ सिटीज़ में काम कर सकें। तो ये इस हटमेंट्स को एक नियर रेसिडेंशियल एरियाज, तो ये जो है जो रेसिडेंशियल एरियाज है अपर क्लास का, उसके पास में इस तरीके की झुग्गी बस्ती बनाते हैं। वहाँ पे जाके जो रेसिडेंशियल एरिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे छोटे मोटे वो काम खोजते हैं। तो इसको दिस आर कंसिडर अनऑर्थराइज कॉलोनी। तो ये क्या होते हैं, अनऑर्थराइज कॉलोनीज होते हैं। तो कई बार आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, लोग विरोध करते हैं, हम कहाँ जाएंगे करके। तो ये अनऑर्थराइज कॉलोनी होती है, और यहाँ पे ना कोई प्रॉपर रोड होता है, वाटर सप्लाई होती है, ना सैनिटाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ऑल्दो ठीक है, फिर भी जो है ये जो सेम स्लम जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे चीप लेबर, डोमेस्टिक लेबर मिल जाते हैं, जो कम तनख्वाह में लोगों के घर में काम कर देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज हैव नॉट केप्ट पेस विद द रेट ऑफ देयर पॉपुलेशन बीइंग ग्रोइंग। तो जैसे जैसे जो पॉपुलेशन सिटीज़ का बढ़ रहा है, बाहर से लोग आके बस रहे हैं, रूरल सेटलमेंट से लोग आकर अर्बन सेटलमेंट्स में बस रहे हैं, तो उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़ा नहीं है। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ा है। और ये जो माइग्रेशन है, जैसे कि मैंने बताया, सिटीज़ से विलेजेस में ये भी बहुत ज़्यादा है। और जो लेबर्स हैं वो और इसलिए क्या होता है, तो लेबरर्स हैव टू वर्क इन, कम पैसे में इनको काम करता है, क्योंकि सोशल टेंशन बहुत है। तो ये जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है इंडिया में, इसने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। और इन ऑर्डर टू चेक दैम, और इनको चेक करने के लिए ये नेसेसरी है कि हम जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है सिटीज़ में, उसको कंट्रोल करके रखें। और इसके लिए जो है कुछ स्कीम्स प्रोवाइड किए जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रूरल एरियाज़ में भी, कि जैसे कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्कीम्स होता है, जो इफेक्टिवली जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम दिलाता है, ताकि उनको शहरों में जाकर ऐसे झुग्गी बस्तियों में रहना ना पड़े। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2003 में एक स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें सिटीज़ लाइक जो एमिनिटीज़ है वो विलेज में भी मिल सके। तो इसे क्या कहा जाता है, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया स्कीम। और इस स्कीम के अंदर जो शहरों में जो फैसिलिटीज़ है वो गांव में भी प्रोवाइड की जाती है, जो किसके कॉपरेशन के साथ में, जो ग्राम पंचायत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो इन छत्तीसगढ़ जो है, जो विलेज भक्तरा है, जो इंटरनेशनल स्टेडियम के पास में है आरंग में, इसको डेवलप किया गया है और अडॉप्टेड किया गया है कि इस स्कीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जो है, कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा स्मार्ट सिटी का। तो स्मार्ट सिटी रायपुर का, जो नया रायपुर वाला जो एरिया है, उसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है कि जो क्या होता है मतलब स्मार्ट सिटी का, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं सिटीज़ में, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है वो क्विकली और स्किलफुली मिल सके, अच्छे से, मतलब जो है सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ जो है वो उस सिटी को बसाया जा सके। और ये सिटीज़ जो है एक मतलब एक आदर्श सिटी बने, जहाँ पे हर फैसिलिटीज़ इंसान को मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे 100 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं
फर्स्ट स्टेज जो है उसमें बनाने का वो निश्चय लिया है। तो वैसे ही नया रायपुर जो है वो एक स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे आने वाले वीडियोस में हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम वर्ल्ड वॉर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।